हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग आज मैंने आपके लिए न्यू सीरीज स्टार्ट की है, जो है आपकी एसएसटी पेडागोजी की। यस, एसएसटी पेडागोजी में जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे डेट वाइज। ठीक है, तो देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके एग्जाम में एसएसटी कितने मार्क्स की पूछी जाती है, क्या कैसा रहता है आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। उससे पहले मैं बता दूँ एसएसटी पढ़नी किसको, बहुत सारे लोगों का डाउट होता है। ठीक है, तो जिन्होंने सिर्फ जो है पेपर 2 में एसएसटी को सिलेक्ट किया है वो ही सिर्फ एसएसटी पढ़ेंगे। ठीक है, अब तो आप फॉर्म भी फिल कर चुके हो। ठीक है, और करेक्शन भी हो जाएगा, तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मार्क्स की। तो एसएसटी जो है आपकी टोटल 60 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स के? 60 मार्क्स, जिसमें से आपके 40 मार्क्स रहते हैं आपके कंटेंट के। ठीक है, और 20 मार्क्स रहते हैं आपके एसएसटी पेडागोजी के। ठीक है, अब 40 मार्क्स जो कंटेंट के रहते हैं वो आपके कहाँ से पूछे जाते हैं? तो 6 to 8 की जो एनसीईआरटी होती है आपकी, ठीक है, 6, 7 और 8 तीनों आ जाती हैं इस क्लासेस में। इसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, चारों सब्जेक्ट से आपके 40 मार्क्स बनते हैं, 6, 7 तो 8 तीनों की मिला करके। ठीक है, यहाँ पर बात करती हूँ पेडागोजी के जो 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें देखिए मोस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है पेडागोजी में। ठीक है, कि किस तरीके से आपको एसएसटी को पढ़ाना है, कौन सी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड करनी है, कौन सी नहीं करनी है। और यहाँ पर देखिए आपको कहाँ से कवर करना है, तो ये सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कवर हो जाएगा। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उतनी ही अच्छी आप एसएसटी पेडागोजी में स्कोर कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर जो है ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो कम समय में। ठीक है, इसके कंपेरिजन में। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको मत करना, इसको भी आपको करना है। ठीक है, तो यही इसी को सोच करके मैंने आपके लिए एसएसटी पेडागोजी की सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम 20 क्वेश्चन सिर्फ पेडागोजी के देखा करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी ये क्लास 1 है, जिसमें हम देखेंगे आपके सबसे पहले 20 अगस्त 2023, यानी रिसेंटली आपको जो ऑफलाइन वाला एग्जाम हुआ था ना, सबसे पहले हम उसके देखेंगे। उसके बाद जो हम इससे पहले जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उसके डेट वाइज जो भी, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम आपका 1 मंथ में चलता है लगभग, है ना, तो उसमें भी जो भी आपके डेट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी देखिए कि एसएसटी पेडागोजी की सीरीज स्टार्ट की है मैंने। 2 सीरीज ऑलरेडी चल रही हैं। एक आपकी सीटेट पेपर 2 सीडीपी की सीरीज चल रही है। ठीक है, दूसरा आपका सीटेट पेपर 2 सीडीपी की सीरीज चल रही है, और दूसरी आपकी मैथ्स की चल रही है, मैथ्स पेपर 2, सीटेट मैथ्स पेपर 2 जो पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन, उसकी सीरीज चल रही है। ठीक है, और तीसरी सीरीज मैंने एसएसटी की स्टार्ट कर दी है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। क्लास अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। ठीक है, और बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं एसएसटी के थोड़े से लॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, बट कि मैं कोशिश करूँगी कि 20 मिनट से ज़्यादा आपकी वीडियो ना जाए। 20 मिनट्स के अंदर ही आपके 20 क्वेश्चन को मैं कवर कर पाऊँ। आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सब कुछ बताया हुआ है, और इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी, तो जो भी क्लासेस आती जाएंगी उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। ये इवैल्यूएशन संबंधी एक प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं, यानी कि जो लोकतंत्र होता है उसमें लोग किन किन तरीकों से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट द्वारा कुछ उत्तर दिए गए, ये 4 ऑप्शन जो हैं वो स्टूडेंट द्वारा आंसर दिए गए हैं। 4 लोग, ये पहले स्टूडेंट ने दिया है, दूसरे स्टूडेंट ने आंसर दिया है, तीसरे ने, चौथे ने। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषय अनुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। यानी कि यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर जो है किसने सबसे अच्छा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन की अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, और विषय अनुकूल यानी कि विषय, यानी कि जो विषय है आपका लोकतंत्र, यानी कि पॉलिटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर किसने अच्छा सबसे बेस्ट आंसर दिया है लोकतंत्र के बारे में। अगर उसने पढ़ा है उस सब्जेक्ट को अच्छे से तो वही उसी ने सबसे अच्छा आंसर दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखती है ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। ओके, दूसरा क्या है? मतदान, धरना, रैली और सामाजिक आंदोलन। ठीक है, ये तो मुझे लग रहा है बिल्कुल नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आंसर देखिए ये भी सही है आंसर, हर एक पर्सन ने जो है अपनी अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है। ठीक है, तीसरा कह रहा है चुनाव में मतदान द्वारा, ये भी सही है आपका। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ 4th ऑप्शन की, यहाँ देखिए लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी कर सकते हैं। यानी कि हम लोकतंत्र में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? वोट देकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। और भारत में ये अवधि 5 वर्ष की होती है, यानी कि 5 वर्ष के लिए उसकी अवधि होती है सरकार की। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक, एकदम बढ़िया और विषय के अकॉर्डिंग है। उसने सब कुछ जो है लोकतंत्र के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार की। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर होता है? ठीक है, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थी, फिर से आपके देखिए स्टूडेंट ने आंसर दिए हैं 4, आपको बताना है। क्या बताना है? किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? यानी कि ऐसा इसमें से कौन सा उत्तर है जिसमें विद्यार्थी अपनी तुलना, अपना अंतर कर पाने की क्षमता का सबसे
प्रदर्शन करने में जो है सबसे क्या रहता है, अनसक्सेसफुल रहता है, यानी कि असफल दिखाई देता है। वो आपको बताना है, यानी कि जिसने गलत दिया है यहाँ पर वो आपको बताना है, ठीक है। तो साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। वहन का मतलब है कुछ लोग ही उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। आपको नेगेटिव ढूंढना है। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जो बाजार वगैरह लगते हैं, जैसे आपने सुने होंगे बुध बाजार, शुक्र बाजार वगैरह, ठीक है, मंगल बाजार, ये बाजार आपने सुने होंगे, है ना। तो ये साप्ताहिक बाजार होते हैं। यहाँ पर जो शॉप होती है वो परमानेंट नहीं होती, लेकिन शॉपिंग मॉल में जब आप जाओगे तो वहाँ आपको जो है परमानेंट दुकान मिलती है। तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आपका साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहरी क्षेत्र में होते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। तो देखिए इसने जो है, इस स्टूडेंट ने जो है अंतर अपना सही नहीं किया है। इसने साप्ताहिक बाजार और क्या कहते हैं शॉपिंग मॉल को अच्छे से नहीं डिफाइन किया है। यही गलत है हमारा। और गलत ही हमसे पूछा था कि कौन सा स्टूडेंट इसमें से असफल रहा है जिसने अच्छे से इसको नहीं समझा है, ठीक है। तो यही हमारा गलत होता है। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी एक दिन लगते हैं। इसने कहा है कि शॉपिंग मॉल जो है बहुमंजिला इमारतें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और जिनमें भिन्न मंजिलों पर बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं, यानी कि स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। आपने देखा जो स्टूडेंट है उनके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि जो हमारी अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो सपाट नहीं है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि गोल है ना। सपाट का मतलब होता है सीधी नहीं है, ठीक है। मानचित्र पर उसको सीधा कैसे दिखा देते हैं, क्योंकि मानचित्र तो आपका ऐसा कुछ होता है, उसमें दिखा देते हैं ऐसा ड्रॉ करके पूरा यहाँ पर, ठीक है, पृथ्वी को, ठीक है। तो इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या हो, यानी इस क्वेश्चन का आंसर करने का सबसे बेस्ट यहाँ पर कौन सा रहेगा ऑप्शन, वो आपको बताना है। तो पहला क्या कह रहा है, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब आप उनको ये दोनों चीज़ें समझाओगे कि कैसे मानचित्र और कैसे जो ग्लोब होता है वो हमारी अर्थ के साथ मिले जुले हैं, तो उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओनली मानचित्र दिखा दोगे तो ओनली मानचित्र देखकर ही तो उनके मन में ये क्वेश्चन आया है, तो ये तो सही नहीं है, ठीक है। उन्हें स्वयं ही कारण का पता करने के, अब वो स्वयं ही ढूंढ लेते तो वो आपसे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं ना। विद्यार्थियों को ग्लोब ओनली ग्लोब दिखाने से नहीं होगा। जब आप दोनों चीज़ों की कंपैरिजन करके अब उनको समझाओगे कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो उनको अच्छा समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, ठीक है। तर्क क्या कह रहा है, चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य या प्रमाण को निरूपित करती हैं। तो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा प्रागैतिहासिक काल में बहुत सारी चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं थी, उनके बारे में आपको पता है। तो ऑब्वियसली सामाजिक विज्ञान का कला के साथ एक परस्पर संबंध है, ठीक है, रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो कथन है वो भी सही हो, तर्क जो कह रहे हैं वो भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 2 आपके दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर करेक्ट होगा। कथन क्या कह रहा है, कथन ये क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित यानी कि सबूतों पर आधारित आनुभाविक, ठीक है, और सत्यापनी है, यानी कि इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। कथन बी क्या कह रहा है, इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। क्यों ले जाता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में आपकी हिस्ट्री भी है, राजनीति भी आती है, ठीक है। तो बहुत बड़ी व्याख्या की ओर ये लेके जाता है। तो आपका कथन ए कथन बी दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। यानी कि महिला को एक नर्स के रूप में उसने देखा, और जो पुरुष होते हैं, मैन होते हैं, उसको अभियंता का यहाँ मतलब है इंजीनियर के रूप में उसका चित्र बनाया कि ये पुरुष जो है इंजीनियर है। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने क्या जवाब दिया कि आपने ऐसा क्यों किया है कि महिला को आपने एक नर्स बनाया है ना, और आपने एक जो पुरुष है यानी कि जो मैन है उसको आपने एक इंजीनियर बनाया है। तो उसने कहा कि जो महिलाएं होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वो अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है उनके अंदर, ठीक है, वो सौम्य होती हैं, सरल स्वभाव की होती हैं, ठीक है। जबकि जो विज्ञान में तकनीकी दिमाग यानी कि जो साइंस होती है उसमें जो तकनीकी दिमाग लगता है वो उसमें तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है। और उसका मानना ये है कि जो तकनीकी दिमाग है वो सिर्फ पुरुषों के पास होता है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं, वो ऐसा मान रही है। तो ये जो कथन क्या परावर्तित करता है, यानी कि इससे आपकी कौन सी यहाँ पर चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जेंडर स्थिरता दिखाई दे रही है, रूढ़िबद्धता धारणा है, या जेंडर का वर्गीकरण कर रही है वो, या जेंडर में भेदभाव कर रही है ना। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लगभग आपके हर एक मैं कहूँगी हर एक सेक्शन में पूछा जाता है। CDP में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और SST में पूछा जाता है, साइंस पेडागोजी में पूछा जाता है, मैथ्स में भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन देखा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको हम जेंडर रूढ़ धारणा होती क्या है कि ऐसी धारणाएं जो होती नहीं है लेकिन लोगों द्वारा, समाज द्वारा बना दी जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि लड़कियां तो सिर्फ खाना ही अच्छा बनाती हैं, ठीक है, और जो बॉयज़ होते हैं वो क्या कर सकते हैं,
उनको सिर्फ बाहर का काम करना चाहिए, ऑफिस वर्क करना चाहिए, लड़कियों के लिए ऑफिस वर्क नहीं है, ठीक है। तो ये सभी रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे आजकल गर्ल्स भी ऑफिस वर्क कर सकती हैं, जो बॉयज़ होते हैं वो भी अच्छा खाना बना सकते हैं, बॉयज़ भी नर्स बन सकते हैं, नर्स के रूप में हो सकते हैं, और ठीक है बहुत सारी फीमेल हैं आजकल जो कि इंजीनियर हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम स्टीरियोटाइप कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को यानी कि स्टूडेंट जो हैं उनको भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सर्वश्रेष्ठ होगी। यानी कि आपको बच्चों को जो है भारत में जो चुनाव प्रोसेस है उसके बारे में आपको परिचित कराना है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इनमें से जो है कौन सा सबसे बेस्ट मेथड होगा यहाँ पर, वो आपको बताना है, ठीक है। तो विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे कराने के लिए कहना, वो सिर्फ सर्वे करने में क्या होता है, सिर्फ उनसे पूछना, ठीक है, आपस में बातें करना उनसे। कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सबसे बेस्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब कक्षा में आप जो है स्टूडेंट के बीच ही चुनाव का आयोजन कर देंगे तो वो उनके सामने जो चीज़ हो रही है उस चीज़ को देख करके वो जो है बहुत ही बेस्ट तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो है चुनाव हो रहा है, क्या कैसे होता है चुनाव। क्योंकि वो जो चुनाव होता है उस प्रोसेस को वो अपनी क्लास में कर रहे हैं ना, तो वो उस चीज़ को सबसे बेस्ट समझ पाएंगे। जिस चीज़ को करके दिखाया जाता है ना उस चीज़ को स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझते हैं, और जिस चीज़ को जो है वो खुद से करते हैं ना उस चीज़ को वो लॉन्ग टाइम तक याद भी रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चुनाव के ऊपर आप सिर्फ एक चित्र बना दोगे, है ना, तो ये देखो ठीक तो होता है, लेकिन हमें पेडागोजी में सबसे बेस्ट आंसर सिलेक्ट करना होता है। अब ये सही तो है, लेकिन सिर्फ चित्र बनाने से उनको इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। यहाँ हमसे पूछा है कि कौन सी विधि सबसे श्रेष्ठ होगी, सबसे बेस्ट होगी, है ना। नेक्स्ट आपका कह रहा है किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित, सिर्फ लेक्चर दे के चले जाते, लेक्चर से तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, ठीक है। तो लेक्चर तो आपका बिल्कुल नेगेटिव मेथड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों यानी कि जो पशुओं को चराते हैं, ठीक है, उनके जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील यानी कि उनके प्रति सेंसिटिव बनाने के लिए श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास कौन सा होगा। यानी कि इसके लिए कौन सी उनको सबसे अच्छी प्रैक्टिस करवानी चाहिए, कौन सा इसमें से सबसे बेस्ट रहेगा, जिससे वो जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में सेंसिटिव बन पाए, उनके बारे में सोच पाए, उनका कभी मजाक ना उड़ाएं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। यहाँ पर देखिए व्याख्यान और सेमिनार ये आपके नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इनसे जो है स्टूडेंट को इतने अच्छे से समझ में नहीं आता है। आप लेक्चर देके चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा बच्चों को समझ में आया कि नहीं। बकर वालों पर चलचित्र, देखिए चित्र बनाना भी उतना बेस्ट नहीं होता है, या ऐसे क्वेश्चन में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जहाँ पर बच्चे इंगेज हों, जहाँ पर बच्चे कुछ कर रहे हों, ठीक है, जहाँ पर बच्चे एक्टिव हों, वो आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों पर सामूहिक चर्चा करना। यानी कि ये जो डिस्कशन है इसमें बहुत सारे बच्चे, जो भी क्लास है वो सारे इन्वॉल्व हो गए, है ना। सारे बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे, कोई बच्चा कुछ कह रहा होगा आदिवासियों के बारे में, कोई पशु चारियों यानी कि जो चरवाहे जो पशु वगैरह चराते हैं उनके बारे में कोई कुछ कह रहा होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे थॉट्स निकल करके आएंगे, और यहाँ से एक दूसरे के विचारों को हम सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, और उनके बारे में हम सेंसिटिव बन पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। यानी कि जो विद्यार्थी द्वारा जल के इस्तेमाल पर, यानी कि विद्यार्थी जो जल यूज़ करते हैं उसके लिए एक सामूहिक डिस्कशन यानी कि ग्रुप डिस्कशन करते समय जो टीचर हो उसको जो ब्लैक बोर्ड है वो कैसे यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, वो आपको बताना है, ठीक है। संकल्पनाओं यानी कि कॉन्सेप्ट, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, है ना। दूसरा क्या कह रहा है, वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिखना बिल्कुल गलत। कभी भी आपको किसी पर्टिकुलर बच्चे को नहीं लेना है कि आपने होनहार स्टूडेंट को ले लिया या आपने ओनली वीक स्टूडेंट को लिया, आपको सभी को लेकर के चलना है। विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है, ठीक है। और लास्ट क्या कह रहे हैं, चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना। जो भी बात कही गई हर बात को बोर्ड पर लिखने लग जाओगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो ये भी गलत हो गया। हमें मेन पॉइंट्स वहाँ पर जो होते हैं उनको इंडिकेट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 1 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर, यानी कि चैप्टर है स्टूडेंट के उसमें बुक में जिसका नाम है आपराधिक न्याय प्रणाली, ठीक है। यानी कि जब अपराध होता है तो न्याय जो है किस तरीके से मिलता है, उस प्रोसेस के ऊपर जो चैप्टर है उसका पाठ खत्म हो जाता है। यानी कि जो टीचर है उस पाठ को पढ़ा देता है। उसके बाद एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है। तो वो जो है ऑब्जर्वेशन के लिए, ऑब्जर्वेशन अवलोकन यानी कि उनको दिखाने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए चीज़ों को जिला न्यायालय लेके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा उद्देश्य पूरा हो रहा है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना, यानी कि वो किस तरीके से कार्य करता है उसका एक्सपीरियंस लेना। वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिका पर बातचीत करना, ठीक है। तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। दूसरा देखते हैं, न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थी को डराना धमकाना इसका उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ओनली ए करेक्ट है यहाँ पर। तो एक इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में केवल ए, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक विज्ञान जो आपका विषय है उसके संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं। यानी कि जो आपके
मिसकंसेप्शंस होते हैं वो इनमें से कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यह एक गैर उपयोगी विषय है, ठीक है, ये आपका मिसकंसेप्शन है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ये भी आपका एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक विज्ञान एक गैर उपयोगी विषय हो, ठीक है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी आपका सही है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों की नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक में ही है, यानी कि शिक्षा ही टीचर ही बन सकते हैं वो, तो ऐसा भी नहीं है। तो चारों ही ऑप्शन जो आपके दे रखे हैं ये सारी ही भ्रांत धारणाएं, मिसकंसेप्शन है किसके बारे में, सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंध की संकल्पना, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किन की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए, यानी कि ए से डी तक जो है किस किस चीज़ के बारे में उसको पता होना चाहिए अगर आप उष्ण कटिबंध की जो है उसको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपका ग्लोब के बारे में उसे पता होना चाहिए, आथपन क्या होता है वो पता होना चाहिए, लैटिट्यूड यानी अक्षांश क्या होते हैं वो उसको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या कह रहा है, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। और तर्क क्या है, ब्रिटिश राज्य के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। ये दोनों ही कथन और तर्क यहाँ पर सही हैं और ये इससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि यानी कौन सी एक्टिविटी बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है, ठीक है, महिलाओं के काम को लेकर के, ठीक है। कथन ए यहाँ पर क्या कह रहा है, गतिविधि ए क्या है, विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। दूसरा क्या है, विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। तीसरा क्या है, विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालय में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ नारे लगा रहे हैं, सिर्फ नारे लगाएंगे वो नारे लगा नहीं रहे हैं, सिर्फ नारे लिख रहे हैं, ठीक है। जब वो नारे सिर्फ लिखेंगे तो क्या करेंगे, वो नारों को लिख करके छोड़ देंगे, वहाँ पर आपकी कुछ सोच वगैरह विकसित होगी नहीं होगी। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों होगा, उसके बारे में विचार करेंगे, थिंकिंग करेंगे, है ना, तो इसमें सोचेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सी क्या कह रहा है, प्रभावों के बारे में चर्चा करना। ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करोगे, जब हम डिस्कशन करते हैं तो हमारी जो थिंकिंग है वो डेवलप होती है। तो बी और सी सही हो जाएंगे। और बी और सी कौन कौन से किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रश्न है उसको पूछा जा सकता है। क्या करने के लिए, एक तो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग यानी जिसमें उनको सोचने का अवसर मिले, ठीक है, या फिर सामाजिक जागरूकता यानी कि सोशल अवेयरनेस बच्चों के मन में जगे, उसके लिए आपको कौन सा प्रश्न इसमें से पूछना चाहिए। पहला क्या है, राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच के 3 अंतर बताइए। तो उन्होंने ये अंतर पढ़े होंगे, वो तुरंत बता देंगे इन अंतर को, इसमें उनको सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। लोकतंत्र सरकार की क्या विशेषताएं, तो ये उन्होंने पढ़ी होंगी, ये तुरंत बता देंगे, ठीक है, उसके लिए उनको विचार। तीसरा है यहाँ पर, हमने देखा है कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा, ठीक है। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है, अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए वो पहले तो आप उनसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि क्या ये सब करना जायज़ है, फिर उनसे क्या कहा गया, उसका कारण बताइए, ठीक है, कहा गया कि इस चीज़ का कारण सहित उत्तर दीजिए। तो इसमें उनको थिंकिंग, पहले तो वो इसको सोचेंगे कि क्या जायज़ है नहीं है, फिर अगर वो हाँ सोचेंगे तो उसका क्यों, ठीक है, उनका अगर हाँ उत्तर है, ना उत्तर है, तो उसका भी उनको रीज़न देना पड़ेगा क्या है, ठीक है। तो इसके लिए उनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समाज के बारे में सोचना पड़ेगा। तो यही मुझे सही लग रहा है। बाकी चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। आपने यह देखा है कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है, ठीक है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में से किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे। तो मुझे ये बताइए, ये तो आपका नॉर्मली क्वेश्चन हो गया, तो तुरंत वो बता देंगे जो भी इसका आंसर होगा, केंद्र में करेंगे या शासन व्यवस्था में, किस में आप शिकायत करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इनको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर बहुत सारा सोचना पड़ेगा, इनसे थिंकिंग डेवलप होगी उनकी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थी को अपना ब्लैंक प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। ये जो उद्देश्य है, इसके लिए जो स्टूडेंट हैं उनको किस
किस चीज़ को प्रदर्शित करने की आवश्यकता पड़ेगी? प्रयोग की, समझ की, विश्लेषण की या ज्ञान की? तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा विश्लेषण। क्वेश्चन है विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी सबसे बेस्ट इनमें से कौन सा इवैल्यूएशन का प्रश्न रहेगा वो आपको बताना है। तो फर्स्ट क्या करें, राष्ट्र के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। ठीक है। दूसरा है शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं, उनके कार्य लिखिए। ठीक है। तीसरा क्या है, आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? तो देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा है कि जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए पेडागोजी में हमेशा बेस्ट आंसर आपको चूज करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चे ये सारी चीज़ें उनको पता होंगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने पढ़े होंगी, तो वो तुरंत उनको बता देंगे कौन कौन से स्तर होते हैं, क्या कार्य होते हैं, ये भी वो तुरंत बता देंगे। लेकिन इस चीज़ में वो क्या करेंगे, थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा उनकी थिंकिंग जो है डेवलप होगी, वो एक्टिव रहेंगे। यहाँ पर जहाँ पर बच्चे एक्टिव रहते हैं वो आपका सबसे बेस्ट आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। प्रश्न क्या है, एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? ये क्वेश्चन है। ठीक है। निम्न में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को नहीं समझा है, यानी कि गलत आपको ढूंढना है कि गलत इनमें से कौन सा है। ठीक है। नेगेटिव ढूंढना है, फिर से आपको बता देती हूँ। तो विद्यार्थी सी क्या कह रहा है, संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूह पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। विद्यार्थी बी क्या कह रहा है, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर हमारा देश का शासन चलता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। ऑप्शन विद्यार्थी क्या कह रहा है, संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं, यानी कि मिले हुए हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वर्जित ना हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध हो। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अल्पसंख्यक को ध्यान रखा जाता है। लास्ट क्या कह रहा है, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। तो संविधान ऐसा कुछ भी नहीं करता है। ठीक है। तो यही गलत ही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर, जिसको हम स्क्रैप बुक बोलते हैं, एक कारगर तरीका है। सही बात है। कारण क्या है, एक कतरन रजिस्टर यानी कि जो स्क्रैप बुक होती है उसका मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल होने वाली विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। मैंने आपसे कह दिया जब भी आपको ओनली वर्ड दिया जाए कि केवल इसी के आधार पर होना चाहिए। वैसे भी अब मैं आपको बताऊं, एक तो आप इसने यही बोल दिया कि इसी के आधार पर होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा ये कह रहे हैं कि सिर्फ उसके मूल्य के आधार पर होना चाहिए। सिर्फ मूल्य के आधार पर नहीं, क्या वो जो उसमें कंटेंट यूज़ किया गया है स्क्रिप्ट में, क्या वो बच्चों के समझ में आ रहा है, बच्चों के लिए यूज़फुल है, क्या वो टीचर्स के समझ में आ पा रहा है, क्या वो उसको पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है। ये चीज़ भी मैटर करती है, सिर्फ उसकी कीमत मूल्य मैटर नहीं करता है। तो आपका कथन तो सही है, लेकिन जो आपका कारण है वो गलत है यहाँ पर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। ठीक है। तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और आपके जो भी फ्रेंड्स सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।